नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी जो सोशल मूवमेंट्स भारतवर्ष में हुए हैं महिलाओं की स्थिति के उत्थान के लिए। आज हम लोग आगे बात करेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस के समय महिलाओं की स्थिति क्या थी या उस दौर में महिलाओं की भूमिका क्या थी इसके बारे में, और इसके साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अलग अलग कॉन्फ्रेंसेज आयोजित की गई हैं महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, उनके बारे में। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया, इसकी बात हम लोगों ने करी थी। आज हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज की, उसके आगे की। तो पहली चीज जो इसमें है वो है राष्ट्रीय आंदोलन के दरमियान स्त्री आंदोलन या स्त्रियों की स्थिति भी हम लोग कह सकते हैं। 19वीं सदी के समाज सुधारकों ने स्त्री उद्धार के लिए जो सराहनीय प्रयास किए थे उसका प्रभाव 20वीं सदी के आरंभ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका में देखने को मिला। महिलाओं ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो भी हुए, चाहे स्वदेशी आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो, इन सभी आंदोलनों में यानी कि जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए उनमें महिलाओं की जो सहभागिता थी उसमें एक बहुत बड़ा हम लोग कह सकते हैं रोल प्ले किया, भूमिका का निर्वहन किया। कुछ अन्य तथ्यों के बारे में हम लोग बात करते हैं तो 20वीं सदी के प्रारंभ में अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरीके के महिला संगठनों की स्थापना की गई, जिसमें 1917 में एक आयरिश लेडी हुआ करती थी, मार्गरेट कजन। उनके द्वारा वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किया गया। 1926 में नेशनल काउंसिल फॉर इंडियन वुमेन नाम से एक और संगठन की स्थापना की गई थी। 1927 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला सभा इस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने महिलाओं की स्थिति में उत्थान या महिलाओं को उत्थान हेतु अलग अलग कदम उठाने शुरू करे। इन महिला संगठनों की स्थापना से स्त्री मुक्ति आंदोलन की प्रक्रिया हम लोग कह सकते हैं बहुत तेजी से आगे बढ़ी। तो दूसरी तरफ क्या हुआ, इस आंदोलनों ने या इन आंदोलनों ने कुछ ढांचागत परिवर्तन लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। जैसे इसके बाद महिलाओं के लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग उठने लग गई थी। जैसा कि सामने लिखा गया है, इन 1917 फर्स्टली वोमेन डिमांडेड राइट टू कास्ट देयर वोट इन इंडिया। 1917 में पहली बार महिलाओं के द्वारा या स्त्रियों को वोट डालने के अधिकार की मांग उठाई गई। इस सिलसिले में क्या हुआ था, महिलाओं का एक शिष्टमंडल जो तत्कालीन वायसराय से उनसे जाकर मिला। 1919 की ईस्वी के अगर हम संवैधानिक सुधारों द्वारा की बात करें तो संवैधानिक सुधारों द्वारा इसको अंशतः स्वीकार भी कर लिया गया, और मद्रास वॉज द फर्स्ट प्लेस वेयर वुमेन गेट राइट टू वोट। और मद्रास एक ऐसी जगह थी या पहली जगह थी जहां महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। इसके बाद से ही हम लोग कह सकते हैं स्त्रियों ने विधायक के चुनाव में भी मत दिया और खुद उम्मीदवार के रूप में भी उन्होंने अपनी भागीदारी निभाना शुरू किया। आपके सामने लिखा गया है 1927 डॉक्टर मुधु लक्ष्मी रेड्डी वॉज द फर्स्ट लेडी इलेक्टेड वुमेन एमएलए। 1927 में डॉक्टर मधु लक्ष्मी रेड्डी नाम की एक महिला हुआ करती थी, वो फर्स्ट चुनी गई विधायक थी। ये भी चेन्नई की बात है। 1917 में एनी बेसेंट वॉज द फर्स्ट लेडी टू प्रिजाइड इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1917 में एनी बेसेंट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया और इसके बाद सरोजिनी नायडू को चुना गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, महिलाओं की भागीदारी धीरे धीरे हर क्षेत्र में बढ़ने लगी। अब हम लोग बात करें हमारे जो ग्रेट लीडर्स हुए हैं या हमारे जो लीडर्स हुए हैं उनके बारे में, तो महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। स्त्रियों को राजनीतिक क्षेत्र में लाने का प्रथम श्रेय महात्मा गांधी जी को ही जाता है। स्त्री उद्धार के लिए महात्मा गांधी ने उन सभी कार्यक्रमों को जारी रखा जिसे 19वीं सदी के समाज सुधारकों ने प्रारंभ किया था। उनका कहना था कि स्त्री पुरुष की सहचरी है, उसे भी समान मानसिक योग्यताएं प्राप्त हैं
उसे अधिकार है कि वह पुरुषों के छोटे बड़े क्रियाकलापों में भाग ले और उसको भी पुरुषों के समान स्वतंत्रता का अधिकार मिले। महात्मा गांधी का ये मानना था, हम लोग कह सकते हैं, कि स्त्रियों में स्वबलिदान और सहिष्णुता का बहुत बड़ा भाग होता है और यह उनका गुण है। उनमें दुखों को झेलने की क्षमता तुलनात्मक रूप में ज्यादा होती है और यह जो हम लोग अहिंसात्मक संघर्ष करेंगे इसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका का ये निर्वहन कर सकती हैं। जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें तो उनके भी यही मत थे। स्त्री आंदोलन को नवीन आयाम प्रदान करने के लिए हम लोग कह सकते हैं नेहरू के मौलिक विचारों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेहरू केवल स्त्री शिक्षा ही नहीं बल्कि सभी मानवीय क्रियाकलापों में स्त्री को प्रशिक्षित करने के प्रबल हिमायती रहे थे। जवाहरलाल नेहरू जी का कहना था कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना स्त्री समानता के अन्य पहलुओं को पूर्ण रूप से नहीं समझा जा सकेगा। यदि महिलाओं का संघर्ष सामान्य राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संघर्ष से अलग रह गया तो उनके आंदोलन का अधिक लाभ एवं शक्ति नहीं मिलेगी और वो केवल उच्च वर्ग की महिलाओं तक ही सीमित रह जाएंगे। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी जी के द्वारा या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा भी वुमेन एम्पावरमेंट या स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। अब हम लोग बात करते हैं स्वतंत्रता या प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में जो अलग अलग अधिनियम बनाए गए थे उनके बारे में। जिसमें पहला है सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829, दूसरा है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम 1872, 1923, बाल विवाह विरोध अधिनियम या शारदा एक्ट 1929 जिसकी चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, हिंदू स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार अधिनियम 1937, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939। तो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में जो प्रमुख अधिनियम बनाए गए थे वो है, ये उनकी सूची है। बात करते हैं हम लोग स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विभिन्न अधिनियम कौन कौन से बनाए गए, जिसमें प्रमुखतः 7 नियम हमारे 7 अधिनियम या 7 से 8 अधिनियम सामने लिखे गए हैं। विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह व विच्छेद अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू नाबालिग तथा संरक्षकता अधिनियम 1956, हिंदू गोद लेना तथा भरण पोषण अधिनियम 1956, स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम 1956, दहेज निरोध अधिनियम 1961। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो प्रमुख अधिनियम बनाए गए हैं महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए वह इस प्रकार। हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज की। तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 4 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेज अभी तक आयोजित की गई हैं। पहली जो हुई थी वो मैक्सिको में हुई थी 1975 में, उसके बाद कोपेनहेगन में हुई थी 1980 में, उसके बाद नैरोबी में हुई है 1985 में, और आखिरी जो हुई है वो बीजिंग में 1995 में हुई है। और इन सभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज का जो उद्देश्य था वो वुमेन एम्पावरमेंट था, महिलाओं को सशक्त करना था। इनके अलग अलग एजेंडाज हुआ करते थे। जैसे बीजिंग 1990 की बात हम लोग करें तो 12 चीज़ों को उसमें जोड़ा गया था। वुमेन एंड पॉवर्टी, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ वुमेन, वुमेन एंड हेल्थ, violence against women, women and armed conflict, women and the economy, women in power and decision making, institutional mechanism for the advancement of women, human rights of women, women and the media, women and the environment, the girl child। तो इतने एजेंडाज उसमें या इतनी चीज़ें उसमें बात की गई थी, इतने तथ्यों को उसमें सम्मिलित किया गया था। तो यहाँ पर एक बात कहने की ये भी है कि जैसा पिछले वीडियो में बताया गया था कि वैश्विक रूप से भी ऐसा नहीं है कि केवल भारतवर्ष में ये कुरीतियां विद्यमान हैं, बल्कि विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग क्षेत्रों में भी महिलाओं की स्थिति के उत्थान के लिए समय समय पर कार्य किए गए हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।